हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पीजीटी वालों का पेपर आने वाला है अक्टूबर में। मैं मैराथन के लिए सोच रही हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैराथन कैसे आप लोग का कराऊंगी, क्या करूंगी, यही मैं सोच विचार करने में लगी हूँ, ठीक। फिलहाल मैं कुछ सोची हूँ आप लोगों के लिए क्या करूंगी। जैसे मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगी, नॉर्मल जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं वो मैं लेकर के आऊंगी, ठीक है। ब्रांच वाइज मैं सोच रही हूँ कराना कि मैं केवल 5 आप लोगों को मैराथन दूं, ठीक। अक्टूबर तक, चाहे जब से भी शुरू करूं, ठीक है। केवल 5 मैराथन मेरा आएगा। 5 ब्रांच आप लोगों का है, ठीक। जैसा होगा आप लोग बताइएगा। और 5 ब्रांच में 5 मैराथन में 500 ब्रांच का क्वेश्चन रहेगा, ठीक। मतलब मैं क्या कहते हैं उसे, मतलब सिंगल सिंगल उसमें कुछ और क्वेश्चन है। जैसे एक ब्रांच हो गया टेक्सटाइल, तो जो भी 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे का वीडियो रहेगा वो केवल टेक्सटाइल से रहेगा, ठीक। उसमें पूरा मैं कोशिश करूंगी कि टेक्सटाइल आप लोग का रिवाइज हो जाए, ठीक। फिर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी उठाऊंगी। फिर उसको जितना भी क्वेश्चन बनेगा मैं समझा पाऊंगी। जैसे उसमें लीवर हो गया, सब मैं पहले आप लोग सुन लो। मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगी, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन कम रहेंगे। जैसे मान लो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी लेकर के आई, आपका लीवर पूरा पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगी। बोन्स जितने हैं मैं पूरा पूरा कंप्लीट करा दूंगी। टीथ जितने हैं, दांत के बारे में पूरा पूरा कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, ठीक। ये सारी जितने भी मतलब अंग है, छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक। ये मैं करा दी। फिर प्रोटीन करा दिया, सीएचओ करा दिया। मतलब पूरे जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा, फूड एंड न्यूट्रिशन, इन सब का क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक अलग हो जाएगा और फूड एंड न्यूट्रिशन का एक अलग लगा दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से करके 5 या 6 वीडियो मैं लाऊंगी। मैराथन कोशिश करूंगी कि 5 ही रहे, अगर हो जाएगा तो 6 मैराथन। रोज रोज मैं मैराथन नहीं करा पाऊंगी, आप लोग जान रहे हो मेरे पास समय नहीं है। आप लोग अगर क्वेश्चन अवेलेबल करा देते हो तो मैं पर डे कराने के लिए तैयार हूँ मैराथन। लेकिन मैं क्वेश्चन इतना नहीं अफोर्ड कर पा रही हूँ, मेरे पास कोई नहीं है टाइप करने के लिए। मैं उधर उधर से अभी तो मैं ये भी हामी भरी हूँ, अभी मैं आपसे मैं अनाउंस तो कर दी कि मैं ये करने वाली हूँ। लेकिन मैं क्या करूंगी मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे करूंगी मैनेज, क्या करूंगी, ठीक है। तो मैं किसी से हो सकता है कि 100-200 क्वेश्चन कहीं से मैं इधर उधर से किताब से फोटो खींच कर, कहीं से इधर उधर एक एक पेज से मैं फोटो खींच करके मेहनत करके मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं ऐसे ब्रांच वाइज क्वेश्चन बांटूंगी, ठीक है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ अपने तरफ से, ठीक है। मैं हमेशा हर वीडियो में कह रही हूँ किसी से क्वेश्चन अगर कोई दे दे, लेकिन आप लोग नहीं क्वेश्चन अवेलेबल करा पा रहे हो तो खैर कोई बात नहीं है। हम इधर उधर से कहीं से जहां से भी हो पाएगा करेंगे, ठीक। तो फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि हम लोग अभी क्या भविष्य में करने वाले हैं। हाँ, कोई डेट नहीं रहेगा, जिस दिन लगा रहेगा वही 10:40 पे ही, 10:40 पे ही आपका मैराथन लग जाएगा। उसी उसी समय जो भी 2-3 घंटा क्लास चलना होगा चलेगा, अलग से कोई क्लास नहीं रहेगा। जिस दिन मैराथन चलेगा उस दिन 10:40 का क्लास नहीं चलेगा, मतलब उसी जगह पे चलेगा। ये नहीं कि टाइमिंग चेंज होगा। 10:40 पे ही आपका मैराथन भी चलेगा, ठीक है। अब कब चल जाता है आप लोग देख लो, हो सकता है अगले मंडे को चल जाए, फिर अगले ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन में क्या है, पहला मैराथन मेरा अब आएगा, ठीक है। अभी मैं कोई वर्क नहीं की, ये मत सोचना कि मैम तैयारी कर ली तब घोषणा कर रही है। अभी मैंने कुछ नहीं किया है। आज आप लोग का क्लास शूट करने के बाद मैं सोचूंगी क्या करना है, ठीक है। और जब नहीं मैराथन रहेगा तो वैसे ही हम लोग जो भी पीवाईक्यू पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग करते रहेंगे। बहुत बातें हो गई, अब आप लोग सुन लो क्या आज पढ़ना है। तो प्रवक्ता आपके सामने पेपर लगा हुआ 2006 का, हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है। चलो बहुत बातें हो गई, सब कुछ हो गया, आप आंसर कर दो। आंसर तो करें ही करें। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं कर रहा, कमेंट आप लोग छोड़ दिए हो। तो आप लोग जब जितना कदम, एक कदम आप पीछे खींचोगे ना तो एक कदम मैं भी पीछे खींच लूंगी। तो इसलिए दोनों लोग जैसे सहयोग बना है बनाए रहो, तैयारी करते रहो मेरे साथ। नहीं तो अगर ऐसे सेल्फिश बनना है तो फिर मैं अपना कुछ अलग ही रूप दिखा दूंगी। खैर कोई बात नहीं है, चलो आप लोग सेल्फिश बने हो बनते रहो। आप लोग ऐसे ना कमेंट करो, ना वीडियो को लाइक करो, ना शेयर करो, कुछ नहीं। तो मैं क्या ऐसे सच में ऐसे ही करने वाली हूँ कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे देखे ना देखे, मैं 1.5-1.5 घंटा समय निकाल रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, आंसर करो। बुद्धि लब्धि नापने का फार्मूला है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं। बुद्धि लब्धि मापने का फार्मूला है ऑप्शन ए मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणे 100। ऑप्शन बी शारीरिक आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100। ऑप्शन सी शारीरिक आयु बटा शारीरिक भार गुणे 100। ऑप्शन डी मानसिक आयु बटा शारीरिक भार गुणे 100। आप बहुत अच्छे से जानते हो, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इक्वल टू 100।
अब ये ऑप्शन कहाँ है? मानसिक आयु, शारीरिक आयु, ये ऑप्शन ए में ही है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए में ही दिया है। ठीक, इसका आप लोग पढ़ लो, ये सूत्र आप जरूर रख लीजिएगा, सूत्र अगर आता है तो ये फंस जाता है। ठीक है, और ये बहुत ईजी भी है। आपको मैं एक ट्रिक बता दूं इसे याद करने के लिए। आप कहोगे मैम हम पहले एमए करेंगे, एमए करने के बाद हम सीए करेंगे। सीए जानते हो, एक कोर्स होता है वो अकाउंटर नहीं, चार्टर अकाउंटेंट का। क्या होता है? चार्टर अकाउंटेंट का पोस्ट होता है, अच्छी जगह होती है। ठीक है, बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक, तो क्या होगा? चार्टर अकाउंटेंट हम कब करेंगे? मैम हम एमए कर लेने के बाद हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि हमें सीए करना है कि नहीं करना, हमें सीए बनना है कि नहीं बनना है। ठीक है, यानी सीए का कोर्स करेंगे कि नहीं करेंगे, कब? एमए करने के बाद हम सोचेंगे। ठीक है, तो पहले एमए करेंगे, फिर क्या करेंगे? सीए करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? फिर गुणे में कई गुना में हम पैसा कमाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। क्या है? गुणे में पैसा कमाना क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। ठीक है, गुणे में पैसा मतलब जैसे दो गुना, चार गुना, छह गुना, आठ गुना, 100। ठीक है, तो क्या होगा? हम जब सीए कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? हम बहुत ज्यादा पैसा, क्या होता है सीए क्या करते हैं आप लोग को मालूम है? जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, ठीक, कोई बिजनेसमैन है, अंबानी, अंबानी को ले लो। उन लोगों के यहाँ क्या होगा? इस तरीके से सीए न जाने कितने होंगे, उनके घर का जितना भी, उनके साल का हिसाब किताब करना, पैसा कितना आ रहा, जा रहा, कहाँ जा रहा है, किस मद में जा रहा है, ये सब कौन करता है? ये सीए करते हैं, ये अकाउंटेंट कर, चार्टर अकाउंटेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जान गए। अब ये चीजें इतनी कहानी बता दी तो आप ये सूत्र आपसे भूलेगा नहीं। ठीक है, और ये सूत्र जहां तक हमेशा बन ही जाता है। ठीक है, ये टेट में भी आता है, हर जगह आता रहता है। ठीक है, तो मानसिक आयु या मैं कह रहा, मैं भी या मैं कह रही हूँ। ठीक, तो मेंटल एज में वास्तविक आय यानी सीए यानी क्रोनिकल एज से भाग देकर 100 से गुणा करने पे निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्वेंटियोंट, क्या होगा? क्योंटियोंट, चलो कुछ भी होगा। ईएमआई मेंटल एज और सीए क्रोनिकल एज। ठीक है, नोट क्या है? बुद्धिमापन के लिए आईक्यू विधि का प्रतिपादन टर्मन ने किया था, ये जरूर याद कर लीजिएगा। जबकि सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बी ने किया। आप लोग देखते हो बुद्धि से रिलेटेड प्रश्न बनता है तो टर्मन और बी ने दोनों का नाम आता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए सेकंड का आंसर कर दो। एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह कहलाती है प्रसार योजना। ऑप्शन बी कार्यक्रम कार्यान्वयन, ऑप्शन सी प्रसार प्रक्रिया, ऑप्शन डी संचार। क्या आंसर होगा आप बता दें। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे डिस्क्राइब बढ़ते गया है। इसका आंसर आप कर रहे हो मैम, हो जाएगा डी संचार, हो जाएगा कम्युनिकेशन, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लो, संचार शब्दों में, सामान्यतः शब्दों में संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसी भी संचार प्रक्रिया में मुख्यतः 5 घटक होते हैं। मैसेज होगा, फिर सेंडर होगा, मीडियम होगा, रिसीवर होगा एंड प्रोटोकॉल होगा। संदेश होगा, प्रेषक होगा, माध्यम होगा, प्राप्तकर्ता होगा, प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करते। अनौपचारिक शिक्षा होती है, थोड़ा सा और जूम कर दें क्या? चलो, अनौपचारिक शिक्षा होती है लोचमय और सीखने वाली, समस्यात्मक, यूनिफॉर्म और विषय अभिमुखी। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं नहीं होगा। यूनिफॉर्म वाली अनौपचारिक नहीं होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं होता, यूनिफॉर्म स्कूल में होता है। समस्यात्मक कोई ऑप्शन नहीं है, तो लोचमय होता है, फ्लेक्सिबल होता है और सीखने वाली होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब कि आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग चलेगा, अगर आज आपके पास टाइम नहीं, चलो ठीक है कल क्लास लग जाएगा, इस तरीके से होता है। इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ेंगे। अनौपचारिक शिक्षा की प्रकृति या विशेषताएं निम्नलिखित है। यह लोचमय एवं सीखने वाली होती है। यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसमें विविध एवं बहुमुखी पाठ्यक्रम होता है। इस शिक्षा प्रक्रिया में व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, पर्यावरणीय परिस्थितियों और परस्पर संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यह किसी विशेष शैक्षिक व्यवस्था तक सीमित नहीं होता। ठीक, इसका आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4 का। प्रौढ़ शिक्षा से लाभ है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास में, ऑप्शन बी आर्थिक विकास में, ऑप्शन सी सामाजिक पुनर्गठन में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा 4 का आंसर? तो आप कह रहे हो मैम इनमें से सब हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सब हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं हम लोग लेंगे, केवल एक्सप्लेन पढ़ते हुए चलेंगे। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन
उन प्रौढ़ व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है जिन्होंने यह अवसर गंवा दिया, यानी जो पहले के लोग थे पढ़े लिखे नहीं, समय गंवा दिया, अरे पढ़ाई लिखाई क्या होती है, उनको आज ये अवसर मिलता है। ठीक है। और अनौपचारिक शिक्षा की आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और इसी तरह अन्य शिक्षा सहित किसी तरह के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लाभ के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक पुनर्गठन की प्रक्रिया को लाभ पहुंचता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दे। प्रसार शिक्षा का आधार है। क्या है प्रसार शिक्षा का आधार? ऑप्शन ए ग्रामीण जीवन, ऑप्शन बी शहरी जीवन, ऑप्शन सी कस्बाई जीवन, ऑप्शन डी महानगर। क्या होगा 5 का आंसर? तो आप 5 का आंसर कर रहे हो कि मैम प्रसार शिक्षा का आधार जो है वो ग्रामीण जीवन होगा। क्या होगा? ग्रामीण जीवन होगा। ठीक है। प्रसार शिक्षा का सामान्य अर्थ ग्रामीणों को नई तकनीकों व उसमें प्रयोगों के लाभ बताकर उन्हें उसके प्रयोगों के लिए प्रोत्साहित व जागरूक करना होता है, जिससे वे स्वेच्छा से उनको अपने दैनिक व्यवहारों में अपनाए। किसी प्रकार का निर्देश देना प्रसार शिक्षा में शामिल नहीं होता। प्रसार शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्रसार शिक्षा का आधार क्षेत्र ग्रामीण जीवन ही है। ठीक है। इधर आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, पोस्टर का लाभ होता है। आप लोगों एक आंसर साइड में देते चलो। पोस्टर में एबीसी क्या क्या करता है? एबीसी है, इसका फुल फॉर्म बता दो। ऑप्शन ए अनपढ़ लोगों के लिए, ऑप्शन बी अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों के लिए, ऑप्शन सी केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। पोस्टर देख करके आपको क्या होता है? तो आप कहोगे मैम पोस्टर जो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए होता है। पोस्टर से एक एक्टिविटी होती है, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो समझ जाते हैं कि क्या पोस्टर है। जो बोल नहीं पाते गूंगे व्यक्ति होते हैं उन्हें भी पोस्टर दिखा करके एक्टिविटी कराई जाती है, बताई जाती है, सारी चीजें क्या होते हैं। ये पोस्टर मतलब बहुत से बहुत लोगों को लाभ पहुंचाता। आप जाते हो कहीं रास्ते में, खूब बड़ा सा पोस्टर लगा है, कोई आने वाला है, नेता है, यहाँ पे इनका सम्मेलन है, समारोह है, ये चीजें क्या, ये सब पोस्टर से हो जा रहा है। ठीक है। तो जो पढ़े लिखे वो तो पढ़ करके जान लिए, जो नहीं पढ़े लिखे वो उनको क्या लगेगा, अरे लग रहा है यार इस चौराहे पे मोदी आ रहे हैं क्या, उनका देखिए फोटो लगा हुआ था, जगह जगह फोटो लगा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे उन्हें भी हल्की सी जानकारी मिल गई। तो आप इसका आंसर कर दिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। क्या है? अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। आप लोग ऐसे आंसर करते रहे, ऐसे तैयारी करते रहे। वर्तमान समय में लोगों द्वारा प्रचार व प्रसार के लिए अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें पोस्टर, बैनर या पंपलेट की भूमिका बढ़ती जा रही है। यह एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों वर्गों में प्रसार के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह दृश्य व अंकित दोनों रूपों में होता है। ठीक है। इसका आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 छुपा नहीं पाएंगे, चलो खैर कोई बात नहीं, देख लो आप लोग इतने भी वो नहीं, इतना तो आपको आता ही होगा कि यह भारत में किस प्रकार कार्य कर रही है या कब से कार्य कर रही है। केयर का कोई फुल फॉर्म बताएगा? आप लोग केयर का फुल फॉर्म बता दो। ऑप्शन ए 1930 से, ऑप्शन बी 1940 से, ऑप्शन सी 1950 से, ऑप्शन डी 1980 से। तो आप आंसर देख लिए कि मैम ऑप्शन हो जाएगा 1950 से। आप इसका फुल फॉर्म बताएं, कोई बताएगा फुल फॉर्म? आप लोग बताएं, इसके बारे में विस्तार से तो पढ़ूंगी ही, लेकिन आप लोगों को फुल फॉर्म भी बताना है। नहीं बताओगे तो लास्ट में मैं ही बता दूंगी। पहले इसका आप लोग बताओ क्या होगा। विस्तार क्या है? केयर भारत में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने की धारणा से विकसित हुई है। केयर का प्रवेश भारत में जून 1949 में स्थापित हुआ। केयर कार्यालय ने 1950 में जनपथ दिल्ली के जनपथ कनॉट प्लेस में एक छोटे से भवन में कार्य प्रारंभ किया। ठीक है। केयर का फुल फॉर्म क्या होगा? आप बता दो। आप कह रहे हो मैम केयर का फुल फॉर्म हो गया कोऑपरेटिव फॉर, क्या होगा? कोऑपरेटिव। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ये क्या है? केयर का फुल फॉर्म है। केयर क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है। क्या है? एनजीओ है। ठीक है। एक क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है। ठीक है। तो कब स्थापना हुआ? आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, 1949 में स्थापित हुआ। केयर कार्यालय ने 1950 में दिल्ली के जनपद में एक छोटे से भवन में प्रसार किया अपना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8
आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। ऑप्शन ए रेडियो, दूरदर्शन, पोस्टर, नाटक। इसका क्या आंसर होगा? आप आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैम दूरदर्शन। क्या है? दूरदर्शन। प्रभावशाली शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा के ऐसे स्वरूप से है जो छात्रों को आसानी से समझ में आए और वे उसे याद रख सके, साथ ही वह जीवन में प्रयोग भी कर सके। ऐसी स्थिति में शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम और प्रत्यक्ष साधन दूरदर्शन होता है। इसके अंतर्गत शिक्षा दृश्य एवं श्रव्य दोनों माध्यमों से एक साथ प्राप्त होती है। वर्तमान समय में इस माध्यम का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। 9 का आंसर करें। प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना। यह परिभाषा किसने दी है? ओपी धामा ने, डगलस स्मिंजर ने, श्री कृष्णमाचारी ने, सूपे ने। आप लोग बताइएगा। इस तरीके से परिभाषा आप लोगों को मैं लर्न कराऊंगी, देखे कोई ट्रिक फॉलो होता है। फिलहाल आप इसका आंसर दे दिए मैम, बी है, डगलस स्मिंजर द्वारा। क्या है? डगलस स्मिंजर द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे आप कैसे याद करोगे? आप कहोगे मैम हम जिसके साथ कार्य करेंगे, यानी आपके साथ मुझे कार्य करना है। ठीक, मैं अपने साथ सोच रही हूँ कि आप लोग क्या हो, मेरे स्कूल में आप टीचर बन करके आ जाओ। ठीक है, आप कहीं और स्कूल में चले जाओ, बाद में हमें आपके साथ मिलकर के कार्य करना हो। तो जब आप मेरी भाषा ही नहीं समझ पाओगे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। तो हम क्या करेंगे? हम प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ मिलकर के हमें क्या करना है? मिलकर के, यानी स्मिंजर, जिनके साथ मिलकर के हम क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम काम करेंगे। ठीक है, तो डगलस स्मिंजर क्या है? उनके सोच में परिवर्तन करना है। किनके? जिनके साथ हम कार्य करेंगे। प्रसार शिक्षा का यही उद्देश्य है कि हमें आगे चल करके उनके साथ कार्य करना। हम आप लोग को क्यों पढ़ा लिखा रहा है? इसीलिए ना कि जब पढ़ा लिखा देंगे तो आप लोग टीचर हो जाओगे, और टीचर हो जाओगे तो फिर आप मेरे साथ आकर के काम करोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे साथ मिलकर के आप काम करोगे। मिलकर यानी स्मिंजर, इस तरीके से कुछ भी याद कर लेना। ये फनी सा ट्रिक है, देखना अगर फॉलो हो जाए तो हो जाए, नहीं तो आप यूं ही याद कर लीजिएगा। ठीक, कहाँ से कोई ट्रिक बना करके लाए, जो समझ में आता है बना देते हैं। डगलस एवं स्मिंजर महोदय ने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा कि प्रसार एक शिक्षा। डगलस एवं स्मिंजर, अच्छा ये दोनों दो हैं, देखो यहाँ पे दो दिया है। जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्य विधि में परिवर्तन लाना है जिसके साथ काम किया जाना है। ठीक भाई, सही बात। हम जिनके साथ काम करेंगे, हमारे उनकी विचारें ना मिल पाए तो हम क्या काम करेंगे? खाक करेंगे। अभी हमें पढ़ा रहे, बहुत एक्सप्लेन करने लगे, आप लोगों को गुस्सा हो, कह रही तो इतना पढ़ाती हैं, बीच बीच में बातें भी कर देती हैं, बहुत फेंकती हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, तो ये क्या हो गया? जब आपके हमारे विचार नहीं मिलेंगे तो हम नहीं आपको पढ़ाएंगे ना, भैया जाओ तुम अपना पढ़ लो, हमें नहीं पढ़ाना है। तो क्या होगा? लीगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व है। अब आप सीधे सीधे जान जाओ कि लीगन्स ने किसने दिया? संचार के 6 तत्व दिए थे। कितने? 6 तत्व। ठीक है, अब आप आंसर करो। ऑप्शन ए संचारक, ऑप्शन बी श्रोता, ऑप्शन सी संदेश, ऑप्शन डी श्रोता प्रतिक्रिया। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर कर रहे हो कि मैम श्रोता प्रतिक्रिया जो होगा क्या होता है? रिस्पॉन्स। ठीक है, फीडबैक। ठीक, तो ये क्या है? जब ये मिलेगा, यही क्या है? छठा इनका लास्ट है। ठीक है, संचार मॉडल का सामान्य अर्थ संचार की प्रक्रिया से होता है। अनेक लोगों ने संचार मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लिगन्स महोदय द्वारा प्रस्तुत संचार के प्रमुख तत्व इस प्रकार है। इन्होंने कितना किया? 6। इन्होंने 6 किया। मैं याद दिला दूं। आप कहोगे आप कैसे जानोगे कि लीगन्स ने 6 किया? लीगन्स हम लिख रहे हैं, कितने अक्षर में हो रहा? हम आधा को छोड़ देंगे। ठीक है, आधा को हम छोड़ दे, 3 हुआ ना, तो 3 दूना के 6। इस तरीके से हम याद करेंगे कि इन्होंने कितना कहा है। इन्होंने संचार के तत्व को 6 उसमें बांट दिया है। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा। क्या क्या इन्होंने बांटा है? कम्युनिकेटर यानी प्रेषक, संदेश यानी मैसेज, माध्यम यानी चैनल, व्यवहार यानी ट्रीटमेंट, श्रोता यानी ऑडियंस, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्होंने किस में बांट दिया? तो 6 में बांट दिया। ठीक है, स्पष्ट है कि संचार प्रक्रिया का छठा व अंतिम चरण प्रतिक्रिया है। ठीक है, यानी रिस्पॉन्स है। इधर आंसर कर दे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दे। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लिया जाने वाला आयु है, आयु समूह है, मतलब कितने से कितने एज के लोग क्या होंगे? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग कर लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ऑप्शन ए 5 to 20 ईयर, ऑप्शन बी 15 to 25 ईयर, ऑप्शन सी 20 to 30 ईयर,
ऑप्शन डी 15 to 35 ईयर। क्या होगा 11 का आंसर? तो 11 का आप आंसर कर रहे हो कि मैम डी होगा 15 to 35 ईयर। क्या होगा? 15 to 35 ईयर। यहाँ पे देख लो आप लोग, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली पंचवर्षीय योजना से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें सबसे प्रमुख राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM क्या होगा? नेशनल लिटरेसी मिशन। साक्षरता को क्या कहते हैं? लिटरेसी ना। और नेशनल को राष्ट्र, लेकिन नहीं जी, नेशनल को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय ना। तो हाँ, तो सही तो है, मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक, क्या है? नेशनल लिटरेसी मिशन। क्या होगा? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, जिसे समयबद्ध तरीके से, कभी कभी आंखों के सामने भी होती है ना चीजें तो भी गलत होती है। ठीक, 15 से क्या होगा? 35। क्या होगा? 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के में अशिक्षितों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए 1988 में शुरू किया गया। वह भी आप लोग देख लो, कब शुरू किया गया? 1988 में। कब? 1988 में। कितने से कितने एज है? 15 से 25, नहीं सॉरी, कितना था? 15 से 35। एज कितना था? 15 से 35, सॉरी, 15 से 35। और कब शुरू हुआ? 1988 में। दो चीजें आप याद कर लो। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1988 में। एज क्या है? 1535। ठीक है, एज क्या है? 1535। इसका आंसर करते हैं आप लोग। दिए हुए अंक वितरण के में समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मार्क प्राप्त होता है वो कहलाता है। क्या कहने का मतलब हुआ? जैसे मान लो हम लिख दिए 2, 4, 3, 5, 6। ठीक, क्या हो गया? ये हमारे समस्त अंक हो गए, इनको हम जोड़ लिए। 2 4 6। ठीक, 6 6 12, 12 5 17, 17 3 20। हम 20 कर लिए। अब क्या कह रहे हैं? जोड़कर उनकी संख्या से भाग देते हैं, उनकी संख्या से भाग देते हैं। अभी हम बताएंगे। यहाँ 20 हुआ, ये कितनी संख्या? 5, 5 चौक 20। ये क्या हो गया? कट गया। अब क्या होगा? जो मान प्राप्त होता है वह कहलाएगा। अब ये मान क्या प्राप्त हुआ? 4। तो ये 4 क्या होगा? मध्यमान होगा, मध्यांक होगा, बहुलांक होगा, मध्यमान होगा, मध्यमान विचलन होगा। तो क्या होगा? 12 का आंसर कर दे तो इसका आंसर होगा मध्यमान। क्या होगा? मध्यमान। यानी बीच की संख्या जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? मध्यमान कहेंगे। यही दे रहा, जो दो बराबर भागों में बांट दे, उनकी संख्या को भाग देने पर जो मान प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? मध्यमान कहलाएगा। क्या होगा? मध्यमान कहलाएगा। ऐसे इसको लगाते हैं। यहाँ देखो दे रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत माध्य यानी मीन की गणना के लिए वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उसमें पदों की संख्या से भाग देते हैं। अर्थात जिस जैसे हमने लगाया ना, ऐसे ही लगता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो सूत्र भी दिया है। जो भी संख्या हो टोटल आप उसको पहले जोड़ लोगे। ठीक है, जो भी है उसको यहाँ पे आप पहले प्लस प्लस कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? जोड़ने के बाद फिर उसको क्या करेंगे? जो भी ये संख्या उससे भाग दे देंगे। क्या? 1 2 3, तो जो भी आएगा उससे क्या करेंगे? हम भाग दे देंगे। जो आया इस तरीके से आंसर निकालते हैं। फिलहाल इधर आंसर कर दे 13 का। सांख्यिकी आंकड़ों को का प्रदर्शन कहलाता है। ऑप्शन ए चार्ट, पोस्टर, ग्राफ और फ्लैश कार्ड। तो आप बहुत अच्छे से इसका भी आंसर बता पा रहे होंगे कि मैम इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी, यानी ग्राफ हो जाएगा। क्या होगा? ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर करो, इसको मैं बताऊंगी नहीं। यहाँ आ जाओ। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? ये कौन सा कार्यक्रम है? आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। PYQ करने का आप लोगों को एक क्राइटेरिया मिल रहा होगा कि ये क्वेश्चन हर पेपर में, हर PYQ में रिपीट होते आया है। ठीक है, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उनको तो बिल्कुल भी गोल करके पी जाना है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1996 है, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1968। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो क्या है? ये ICDS है। क्या है? ICDS है। और ICDS कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। तो ऐसा तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आयोग है। ठीक, जो एक क्वेश्चन नहीं दे पाता है। ठीक, समन्वित ग्रामीण वाल सॉरी सॉरी समन्वित ग्रामीण विकास कार्य, एक सेकंड फोन आ रहा है मेरा। ठीक, क्या है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ना, तो एकीकृत इंटीग्रेट, हाँ सही तो है। क्यों सही है? हमने सही बताया। क्या है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए 2 अक्टूबर 1980 को किया गया। क्यों? इसके अंतर्गत निर्धन ग्रामीण परिवारों को रोजगार हेतु अनुदान व
ऋण उत्पादक परिस्थितियां दी जाती हैं। यानी हम जो यहाँ समझ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, आईसीडीएस वाला हिंदी क्या होता है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। आप लोग बताइएगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट करिए, क्या मैं कंफ्यूजन में हूँ क्या कि ये वो क्वेश्चन नहीं है आईसीडीएस वाला। समन्वित यानी एकीकृत है आईसीडीएस। आईसीडीएस का क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ये ग्राम, हाँ सही है, ठीक है, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक, लेकिन फिर भी इसमें आंसर नहीं है, ठीक है, ये आईसीडीएस नहीं है, ये क्या है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लेकिन यहाँ तो यही दे रहा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित समन्वित बाल विकास कार्यक्रम वो है ना, ठीक है, मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ, ठीक है। लेकिन इसका इंग्लिश क्या होगा, ग्रामीण का रूरल, तो IRDP, ओके, ठीक, IRDP ये कार्यक्रम है, ये दूसरा है, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, मैं वो आईसीडीएस समझ रही हूँ, मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ, ये क्या है, IRDP है, तो IRDP कब आया, 1980 में, ठीक है। इस तरीके से आप याद करिएगा, इंग्लिश वाला अगर इस तरीके से मैं लगा ली होती ना तो मेरा गलत नहीं हुआ होता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दें, शंखास्ति है, किस हड्डी की, मतलब किस अंग की हड्डी में शंखास्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए खोपड़ी की अस्थि, ऑप्शन बी चेहरे की अस्थि, ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन डी कान की हड्डी। आप लोग सब बताते चलो, तो खोपड़ी में कितनी हड्डी होगी, चेहरे में कितनी हड्डी होगी, रीढ़ में कितनी हड्डी पाई जाती है, और कान में कितनी हड्डी होती है। आप लोग ये हमें आंसर भी करते चले। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा कि मैम ये जो है, इस तरीके से कुछ ऐसे पोपलिया जैसे संरचना बनी होती है, और ये ऐसे बना होता है, ये क्या होता है, इस तरीके से ऐसे कुछ शंख जैसे बनी होती है, यही क्या होती है, हमारे कान में पाई जाती है, ठीक है, इसका आंसर हो गया। फिलहाल आप ये बता दो, खोपड़ी में कितनी हड्डी, तो 29 हड्डी, ठीक है। खोपड़ी में जानते हो कपाल में 8 हड्डी होती है, ठीक, कपाल यानी हमारे सिर, सिर में 8 हड्डी, लेकिन खोपड़ी में क्या क्या आता है, खोपड़ी को जानते हो किसको किसको काउंट करते हैं, 8 हड्डी खोपड़ी की, 14 हड्डी चेहरे की। चलो ये भी हम आंसर बता दिए, आप लोग फ्री में हो गए, ठीक, 8 हड्डी खोपड़ी की, 14 हड्डी चेहरे की, 6 हड्डी कान की, ठीक, आप लोग जोड़ते चलना, 6 हड्डी कान की, तो 6 6 12 2 14 है, 6 6 12 2 14, 14 14 28। आप कहोगे मैम एक हड्डी आपकी कहाँ चली गई, तो एक हड्डी गले की होती है जिसे हम हायोड कहते हैं, ठीक है, वही हड्डी जब फांसी लगा लेता है व्यक्ति तो टूट जाता है, तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है। जिस हड्डी में हमारी खोपड़ी टंगी होती है, यानी जो पकड़ी पीछे पकड़ी होती गले की हड्डी होती है, वो एक हायोड होती है, और वो 14 14 28, और 28 से 29 हड्डी हो गई, तो टोटल हड्डी कितनी हो गई, 29 हड्डी। ऐसे आप लोगों को भी निकालने आना चाहिए। तो चेहरे में 14 हड्डी, रीढ़ की हड्डी कितनी होती है आपका अभी बता दो, हम नहीं बताएंगे, हम आगे चलेंगे। कान में 6 हड्डी होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। कान की हड्डियां शंखास्ति का पिछला भाग होती हैं। यह मैस्टाइड प्रवर्ध के रूप में नीचे की तरफ बढ़ा हुआ होता है। यह कान के पीछे स्थित होता है। गर्दन की पेशियां इसी कोण मूल भाग से जुड़ी रहती हैं। शंखास्थ शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण हड्डी होती है, जो सिर के दोनों ओर तथा आधार पर स्थित होती है, ठीक है। इसका आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो क्वेश्चन आप लोग उड़ा दोगे। रक्त का सामान्य पीएच कितना होगा। पीएच को हिंदी में क्या, अरे इसका क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता होता है। पीएच का फुल फॉर्म कोई बता दे अगर मालूम हो तो, पीएच का फुल फॉर्म बता दे। और आप लोग इसका आंसर तो फिलहाल कर ही दो। ऑप्शन ए, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे सीधे आंसर बताएंगे, आप लोग आंसर आपके सामने है, तो आप आंसर कर रहे हो मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड, वेरी नाइस। 7.35 से 7.45 क्या होता है, ब्लड का पीएच मान होता है। आपने आंसर कर दिया, गुड, वेरी गुड। आपने आंसर कर दिया मैम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इसका एक्सप्लेन मैं पढ़ूंगी, ठीक। पीएच मान किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय की क्षारीयता की माप को व्यक्त करता है, बिल्कुल। इसके अनुसार पीएच मान 7 वाले विलयन उदासीन 7 से कम पीएच वाले विलयन अम्लीय तथा 7 से अधिक पीएच वाले विलयन क्षारीय होते हैं। मानव रक्त एक क्षारीय विलयन की भांति होता है, जिसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के आसपास होता है, जबकि जल एक उदासीन विलयन माना जाता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। 17 का आंसर करते क्या होगा, निकट दृष्टि दोष का लक्षण है। ऑप्शन ए आनुवंशिक, ऑप्शन बी आंखों पर सूजन, ऑप्शन सी आंखों पर अधिक जोर पड़ना, ऑप्शन डी उपरयुक्त सभी। निकट दृष्टि दोष पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष आप बता दें
कि निकट दृष्टि दोष के लक्षण क्या हैं, तो निकट दृष्टि दोष के ये सब लक्षण क्या है, आनुवांशिक भी होगा, आंखों पर सूजन भी होगी और आंखों पर अधिक जोर भी पड़ता है, जोर भी पड़ता है, जोड़ नहीं, ठीक। निकट दृष्टि दोष जिन्हें हम मायोपिया कहते हैं, क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, एक नेत्र संबंधी आनुवांशिक बीमारी है जिसमें दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ये आप लोगों को मैं क्लियर करा दूं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। जिस नाम से होगा, अगर मैंने कह दिया निकट दृष्टि दोष, तो आपको निकट की चीजें दिखेगी लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखेगी। क्या, निकट की चीजें दिखेगी लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखेगी, लेकिन नाम तो तेरा निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की दृष्टि में प्रॉब्लम होगी। नो, ये कंफ्यूज करता है। निकट दृष्टि दोष अगर होगा तो आपको निकट की चीजें दिखेगी, दूर की चीजें नहीं दिखेगी। यहाँ पे देखो दे भी रहा है, जिसमें दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इससे पीड़ित व्यक्ति की आंखें खिंचाव के कारण सूज जाती है एवं सिर दर्द होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा अवतल लगाते हैं, तो अवतल लगाएंगे। और दूर दृष्टि दोष में क्या लगाते हैं, तो आप कहोगे अगर दूर हम लिखें तो द फिर उ और र, ऐसे अगर हम लिखेंगे तो आप कहोगे मैम ये दौर क्या आप लिख दें, तो दौर का मतलब हो गया दूर दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस लगाते हैं, तो हम उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन सा, उत्तल लेंस लगाते हैं, और यही बीच का उ जो होगा यहाँ उत्तल बना देगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो जब जिस किसी व्यक्ति को क्या हुआ होगा, दूर दृष्टि हुआ होगा, तो उसे दूर की चीजें सब दिखाई देंगी लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाती हैं। खास करके आप लोग देखते हो हमारे घर में दादी हो गई, बाबा हो गए, मम्मी हो गए, पापा हो गए, ठीक है। जब इनकी एज बढ़ती जाती है, आप लोग देखते हो दादी बाबा जब पेपर पढ़ते हैं ऐसी आंखों में घुसा करके पेपर पढ़ते हैं ना, तो क्या हो गया है, उनकी दूर की चीजें क्या है, क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है, ठीक है। क्या हो गई है, दूर की चीजें क्या है, दूर वाले में दिखेगा ना, लेकिन उनका निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीजें तो दिखेंगी, तो निकट दृष्टि दोष हम नहीं कहेंगे ना, तो उन्हें क्या हुआ है, उन्हें दूर दृष्टि हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा मैं बोल दूंगी तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 का फिलहाल आंसर करते हैं। वसा का अवशोषण होता है ग्रास नली यानी ईसोफेगस में, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, और ऑप्शन डी मुख किसमें होगा, 18 का आंसर कर दो। तो आप कह रहे हो मैम 18 का आंसर बी होगा, छोटी आंत के इलियम में अवशोषण होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, वसा का अवशोषण छोटी आंत में होता है। वसा यानी फैट या लिपिड्स हमारे पाचन तंत्र में तब तक अपचित रहता है जब तक ये छोटी आंत में नहीं पहुंच पाता। छोटी आंत में पहुंचने पर वहां इसमें पित्त रस मिलता है, कौन मिलेगा, बाइल जूस मिलेगा, जिसमें मौजूद पित्त लवण लिपिड्स वसा के साथ इमल्सन बना लेते हैं। आप लोग बता दो पित्त रस बनता कहाँ है, निर्माण कहाँ होता है, फटाफट बताओ, तब तक मैं पढ़ रही हूँ। इमल्सन बना लेते हैं जो बड़े लिपिड्स बूंदों को छोटे बूंदों में तोड़ देते हैं। अतः इस प्रकार यह पाचन एंजाइमों के साथ आंतरिक लाइपेज के साथ मिलकर पच जाता है। जैसे मान लो इतना बड़ा फैट है, ठीक है, जब बाइल जूस आया इसे छोड़ तोड़ करके इतना कर दिया, ठीक है, फिर आया और क्रिया किया, फिर इतना हो गया, ठीक है, फिर क्रिया करेगा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पसते पसते छोटा होते 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 आता है, ठीक है। तो आप लोग आंसर कर दिए, वेरी नाइस। कि मैम लीवर में क्या होता है, बनता है बाइल जूस और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। कोई ये भी आंसर देगा, एक दिन में कितना बाइल जूस बनता है, ऑन्स में मैं बता दे रही हूँ 40 ऑन्स होगा, बाकी एमएल में आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करते हैं। बोमन बोमन संपुट का आकार होता है, कैसा होगा, ऑप्शन ए सेम के बीच के समान, ऑप्शन बी उभयावतल, ऑप्शन सी त्रिकोणी, ऑप्शन डी गहरे प्याले के समान। बोमन संपुट कैप्सूल कैसा होता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे सकती हूँ। इस तरीके से ऐसे लगा होता है, ये क्या हो गया, ये बोमन संपुट कैप्सूल हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लगा होता है, ऐसे गहरे क्या होगा, प्याले के समान होता है। तो ये तो आप आंसर दे ले जाओगे कि मैम आंसर हो गया डी। ये क्या है, बोमन संपुट में, अरे भाई बोमन संपुट का आकार है। कभी कभी ना सच में कुछ नहीं आता है। चलो, मानव गुर्दे में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं।
जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो। इन्हें नेफ्रॉनों में एक छोटी प्याली नुमा संरचना होती है जो कॉर्टेक्स क्षेत्र में स्थित होती है। इन्हें ही बोमन संपुट कहा जाता है। छने हुए तरल सीरम के कण यहीं पर एकत्र होते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आप बता दिए मैम, किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन होती है। ठीक, इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 20 पेयर, 20 जोड़े प्लस एक्स वाई। ऑप्शन बी 24 जोड़े। ऑप्शन सी 23 जोड़े प्लस एक्स वाई। ऑप्शन डी 24 जोड़े प्लस एक्स वाई। क्या मतलब है? मानव कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है। अच्छा, बता दो क्या होगा। आप इसका आंसर कर रहे हो मैम। 22 जोड़े तो क्या होते हैं? आटोसोम्स होते हैं जो सब में सेम होते हैं। औरत आदमी में और औरत दोनों में, मेल एंड फीमेल दोनों में क्या होंगे? 22 जोड़े होंगे। 22 पेयर होंगे। ठीक है, लेकिन जो एक पेयर बचता है यानी वन पेयर जो बच गया, 23 पेयर, वो क्या होता है? फीमेल में एक्स एक्स होगा और मेल में क्या होता है? एक्स वाई होता है। यही क्या करता है? लिंग निर्धारण करता है। इसे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़े प्लस एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से शुक्र जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का एक्स गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस एक्स आता है, तथा आधे में जिनमें 23 जोड़ी का वाई गुणसूत्र अर्थात 23वीं जोड़ी का, अच्छा, वाई गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस वाई आता है। नारियों में समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस एक्स एवं 22 प्लस एक्स अंडाणु आते हैं। निषेचन के बाद कुल गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़े प्लस एक्स वाई हो जाती है। ठीक है, चलिए इधर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग बहुत धीरे धीरे, असल में ना इसमें एक्सप्लेन बहुत बड़ा बड़ा दिया। ठीक है, इसलिए क्या है, समय ज्यादा लग जा रहा है। 37 मिनट हो गया, हम लोग 21 क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो आंसर करो। एल्ब्यूमिन का कार्य है? ऑप्शन ए जीवाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखना। ऑप्शन सी रक्त जमने में सहायता करना। ऑप्शन डी कोशिका को भोजन पहुंचाना। पहले बता दो एल्ब्यूमिन है क्या, तब आप आंसर कर लोगे। आप आंसर कर रहे हैं मैम कि एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। तो क्या करेगा? ऑप्शन बी प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखना। ठीक है, एल्ब्यूमिन लीवर द्वारा बनाया जाने वाला एक प्रोटीन है और मुख्य रूप से रक्त में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य अंतः शरीर अनकोटिक दबाव बनाए रखने की क्षमता है। यह प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखता है तथा रक्तवाहिनियों या वाहिकाओं के भीतर द्रव का दाब स्थिर बनाए रखता है। आप लोग बता दो प्लाज्मा में कितने % पानी होता है? आंसर कर दें। आप आंसर कर रहे होंगे कि मैम प्लाज्मा में 99% पानी होता है। 22 का आंसर करें। कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होगा? लौह, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि विटामिन के हो गया एंड कैल्शियम हो गया, ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉट के लिए क्या होता है? इन दोनों का हेल्प जरूरी है। ठीक है, इधर आ जाओ। मानव शरीर के समस्त खनिज तत्वों में, खनिज में अगर कहे तो कैल्शियम, ठीक है, और विटामिन में कहे तो विटामिन के। ठीक है, कैल्शियम लवण की मात्रा की सर्वाधिक होती है। कैल्शियम लवण मांसपेशियों की क्रिया, रक्त के थक्के जमाने तथा हृदय की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ठीक, इसका आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 23 का, लाइपेज क्रिया करता है, किस पे करेगा? ऑप्शन ए प्रोटीन पे, शर्करा पे, खनिज लवण पे, वसा पे। तो लाइपेज किस पे क्रिया करता है? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम लाइपेज जो है फैट पे क्रिया करेगा। प्रोटीन पे कौन करेगा? आप बता दो। पेप्सिन करेगा। सीएचओ पे क्या करेगा? आप ये भी बता दो। लाइपेज एक एंजाइम है जो भोजन से प्राप्त होने वाले वसा के छोटे कणों में तोड़ देता है, जिन्हें ग्लिसरॉल या वसी अम्ल कहते हैं। यानी जो हम लोग, सीएचओ का छोटा रूप क्या है?
तो आप कहते हो ना ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो ऐसे ही फैट का सबसे छोटा रूप क्या है, सूक्ष्मतम रूप क्या है, तो ग्लिसरॉल या वसी अम्ल है, ठीक है। प्रोटीन का क्या, अमीनो अम्ल है। इसी तरीके से मतलब वसा का क्या है, फैट का क्या है, तो ग्लिसरॉल और वसी अम्ल होते हैं, ठीक। लाइपेज की थोड़ी मात्रा जिसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, आमाशय की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इसका आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 22। अब हमेशा आप लोग को दांत बताते रहते हैं, आप लोग दांत के प्रकार बता दो, दांत के नाम बता दो, उनके संख्या बता दो, ठीक है, काम आप लोग रहने दो। 24 का आंसर कर दें। एक वयस्क में छेदक दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, अरे सॉरी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। छेदक दांतों की यानी इस तरीके जो नुकीले दांत होते हैं यहाँ पे, जो शेर और में जानवरों में ज्यादा विकसित होते हैं, जो हम लोगों के यहाँ होते हैं, दो ऊपर होंगे जबड़े में, दो नीचे होगा, ठीक है। तो कितने होते हैं छेदक दांतों की संख्या, तो कितने होंगे यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेन देख लो, यहाँ आंसर नहीं दिया है। आप लोग सूत्र तो जानते हो ना, दंत सूत्र। तो क्या होगा, दांत कैसे हम लोग निकालते हैं, 8, 4, 8 और 12, कितना हो गया, 12 8 20 हो गया, और 20 8 28, और 28 4 32, ठीक है। 28 2 30, 30 2 32, ठीक, इस तरीके से। तो कौन सी दांत पूछ रहा है, छेदक। मनुष्य भोजन को काटने, तोड़ने और पीसने के लिए अलग अलग दांतों का प्रयोग करता है। इनमें छेदक यानी इंसीजर की पूछ रहा है, क्या हुआ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसीजर कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ ऑप्शन में कोई नहीं था, इसलिए इसे हटा दिया गया है, ठीक है। छेदक की संख्या 8 होती है, जो जबड़ों के मध्य में 4 ऊपर तथा 4 नीचे होते हैं, ठीक है। छेदक, चलो, काटने के काम आता है। इसी प्रकार भेदक या रदनक, अच्छा इसको भेदक कहेंगे, वो मैं छेदक में कंफ्यूज थी, ओके, ठीक। जो कि संख्या में 4 होते हैं, और भोजन फाड़ने, यही मैं कह रही थी, ठीक है, दो ऊपर नुकीली जो जबड़े होते हैं, ये क्या है, यही मैं कही ना कि जो विकसित होते जानवरों में, शेर और में क्या होते हैं, यही विकसित ज्यादा होते हैं। तो ये क्या हो गया, चलो ठीक है, मैं कंफ्यूज थी, ठीक। अच्छा ये भी सुन लो, जानवरों में जो शाकाहारी जानवर है उनमें नहीं, आप गाय भैंस के देखोगे उनमें ये दांत नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें कोई मांस नहीं फाड़ना है। जैसे क्या हो गए, लकड़बग्घा हो गए, ठीक, और सियार वगैरह हो गए, कुत्ते हो गए, शेर हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, सब क्या है, इन सब में ये दांत विकसित होते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, काम आते हैं। अगर चमड़ा काट तथा चमड़ा की संख्या 12 होती है, ये दोनों भोजन को चबाने के काम आते हैं। आप लोगों ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। इधर आंसर कर दीजिए, कौड़ावर्त सहायता करता है। कौड़ावर्त कहाँ सहायता करेगा, आप आंसर कर दें। कौड़ावर्त सहायता करता है, कहाँ करता है, बता दो। देखने में, सुनने में, स्वाद में, सूंघने में, बहुत अच्छे से जान रहे होगे आप लोग। कान को क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, तो ऑप्शन भी हो जाएगा कि मैम सुनने में। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब तो आप लोग एकदम उड़ा कर चले आओगे। कौड़ावर्त को क्या कहते हैं, कोकलिया कहते हैं। तो कोकलिया नामक संरचना कहाँ पाई जाती, कान में ही पाई जाती है, ठीक। एक्सप्लेन पढ़ा दो क्या। मानव कोण का आंतरिक भाग जो कि घोंघे जैसी संरचना होती, मैंने बताया ना किस तरीके से सी बना होता, शंख के जैसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, यही जो होगा कौड़ावर्त होता है, ठीक है। यह ध्वनि के कंपनों के रूप में ग्रहण कर इन्हें विद्युत संकेतों में बदलकर श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाने में, जिससे सुनने में सहायता मिलती है, ठीक। इधर आंसर कर दें। 26 का आंसर कर दे। फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है, पेट संबंधी, नेत्र संबंधी, त्वचा संबंधी, कान संबंधी। बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि जो फफूंदी होगा वो कैसा रोग फैलाएगा। फफूंदी यानी फंगस, कवक, तो आप कह रहे हो मैम त्वचा संबंधी होगा, एलर्जी हो जाता है, स्किन खुजली करने लगती। आजकल मेरे स्कूल में जानते हो एक कोई कीड़ा है जो किसी के ऊपर चढ़ जा रहा, और जैसे किसी बच्चों के ऊपर चढ़ा वो तुरंत खुजली कर, आप खुजलाते 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 एकदम बच्चा पागल हो जा रहा है। लास्ट में ऐसी स्थिति आ रही कि उसे घर भगाओ, ठीक है, तुरंत छुट्टी दो, और घर के पेरेंट्स को फोन करो, तुरंत आए लेकर के जाए, ये वाली कंडीशन हो जा रही। बहुत डर लगता है कि ऐसा ना हो मेरे ऊपर ऊपर भी, हम लोगों के ऊपर भी कहीं चढ़ जाए, न जाने कहाँ से कैसे वो आ जा रहा है, कोई देख ही नहीं पा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कवक, फफूंद, हरित लवक रहित संकेंद्रीय थैलोफाइटा है। इनके संक्रमण से सामान्यतः सामान्यतः त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। होने वाले प्रमुख बीमारियां, दमा, अच्छा हाँ, आप लोग को एक दिन मैं ट्रिक बताई थी ना, कवक से होने वाले रोग, गंजा दामाद खाए फ्रूट, क्या है ट्रिक, आप लोग लिख लो।
गंजा दामाद, कोई हंसेगा नहीं, खाए फ्रूट यानी फल, ठीक है। गंजा दामाद खाए फ्रूट। आप कहोगे मैम ये कौन सा ट्रिक है? तो गंजापन, दाद, खाज, और दांत खाज और खुजली, ठीक है। और फूट यानी एथलीट फूट, क्या होगा? एथलीट फूट। ये सब क्या है? ये सब, और एक यहाँ दमा हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये सब, अच्छा दामाद में एक दामाद, एक द से क्या हो गया? दमा हो गया, एक से दाद हो गया, और म से क्या हो गया? दमा हो नहीं, हाँ खास तो इसमें खाए हो गया, हाँ ठीक है। क्या हो गया? गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन हो गया, गंजापन भी होता, वो भी कवक की वजह से होता है, जिनके एकदम भी सिर पे बाल हट जाते हैं। और दाद हो गया, खाज हो गया, दमा हो गया, एथलीट फुट हो गया। ये सब किससे होने वाले रोग हैं? तो ये सब होने वाले रोग हैं कवक से। आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। इसका आंसर कर दो 27 का। जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है उबालना, वाष्पीकरण, छानना और इनमें सभी। आप ये तो आंसर जानते होंगे कि भौतिक साधन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कि भौतिक साधन क्या होंगे, तो आप कहोगे मैम ये सभी होंगे। क्या होंगे? ये सभी होंगे। जल शुद्धिकरण हेतु उपलब्ध है आधुनिक तकनीकों में रिवर्स ऑस्मोसिस, जिन्हें आरओ कहते हैं। आरओ का फुल फॉर्म क्या है? अगर कोई पूछ ले आरओ का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहोगे रिवर्स ऑस्मोसिस है। क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस है। आज के बाद से आप लोग आरओ नहीं कहिए, आप लोग क्या कहोगे? हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी पीते। सब कहेंगे भैया ये कौन सा आ गया तुम्हारे यहाँ? ठीक, क्या पीते हैं हम लोग? रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी पीते हैं, ना कि आरओ का, ठीक। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद पेयजल की गुणवत्ता सही करने के लिए प्रचलित तकनीकों में उबालना, वाष्पीकरण और छानने आदि द्वारा भौतिक साधन होते हैं, ठीक है। इसका आंसर कर दो। संवातन के लिए क्या आवश्यक है? संवातन यानी वेंटिलेशन। ऑप्शन ए खिड़कियों, दरवाजों और वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या, घर का बड़ा होना, हरे वृक्ष होना, उपयुक्त सभी होना। तो आप यहाँ कहोगे मैम ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये सब चीज है, हरे पेड़ पौधे भी सब ये बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए कहते हैं अपने अर्थडे बर्थडे पे जाकर के पार्टी वगैरह ना खर्च करके एक पेड़ ही लगा दो। कम से कम पेड़ को भी गिनो, देखो ये कितना हो गया, कितने साल का हो गया। ये सब अच्छी चीजें, अच्छी आदतें हैं, ठीक है। किसी स्थान से गंदी वायु निकालकर वहां स्वच्छ वायु पहुंचाना संवातन कहलाता है। संवातन के लिए खिड़कियों, दरवाजों एवं वेंटिलेटरों की संख्या, पर्याप्त संख्या, घर का बड़ा व पर्याप्त आकार का होना तथा पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में हरे वृक्षों का होना नितांत आवश्यक। भाई घर को तो हम नहीं बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये है, हाँ बड़ा कर देंगे एक समय आएगा तो, लेकिन आज तो नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन ये है कि पेड़ पौधे लगा करके छोटे छोटे ही जो भी वो घर के ही जो झाड़ियां होती है यही सब लगा करके फूल पौधे हम कर सकते हैं। 29 का आंसर कर दें। निषेचन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए डिम्बवाहिनी नलिका में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी डिम्बाशय में, ऑप्शन डी वेजाइनल कैनाल में। बहुत अच्छे से मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इंग्लिश वाला देख लेना है। बिना इंग्लिश वाला देखे आप आंसर नहीं कर पाओगे, नहीं तो ऐसे गलत हो जाएगा। अब ये क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब होगा, ठीक है। क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में सम्मिलन से युग्मनज, जिन्हें जायगोट बनने तक होती है, यह मादा डिम्बवाहिनी नलिका में संपन्न होती है, यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कर दो। ये क्वेश्चन मैं आप लोग से पीछे भी पूछी थी। रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या होती है 33 जोड़े, 32 जोड़े, 23 जोड़े, 34 जोड़े। आप बता दो क्या होती है? पहले तो जब बच्चे नहीं, चलो बता लो तब मैं बताऊंगी। आप बहुत अच्छे से बता रहे हो कि में हो जाएगा 33 जोड़े। कितने जोड़े? 33 जोड़े, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को कशेरुक दंड या मेरुदंड भी कहा जाता है। यह ऊपर गर्दन से नीचे पुच्छकास्थ तक फैला हुआ होता है। मैं आप लोग को एक वीडियो में कराई थी, ऐसे गर्दन से लेकर के यहाँ तक इस तरीके से ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जुड़ा हुआ है, तो ये गर्दन में 7 हो जाते हैं। फिर यहाँ कितने होते, मैंने सब आप लोगों को करा रखा था, ठीक। पहले कितने होते हैं? 33 होते हैं, लेकिन बाद में जुड़ते जुड़ते कितने हो जाते हैं? 26 हो जाते हैं। इस तरीके से पूंछ जैसी संरचना, सैक्रम वगैरह हो जाता है, ठीक है। 33 अस्थियों का स्तंभ होता है, जिसकी प्रत्येक अस्थि को कशेरुक कहते हैं। 31 का आंसर कर दें। 31 क्या है? लसिका की प्रकृति, लसिका द्रव्य की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी न क्षारीय न अम्लीय, ऑप्शन डी कुछ क्षारीय एवं कुछ अम्लीय एवं अम्लीय। 31 का आंसर कर दे क्या होगा? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी क्षारीय होगा। लसिका एक तरल पदार्थ है
जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच के रिक्त स्थानों में पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश है जो रक्त कोशिकाओं की पतली दीवारों से विसरण द्वारा बाहर निकलने से बनता है। लसिका द्रव्य की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होगी? क्षारीय होगी, यानी अल्कलाई होगी, ठीक है, यानी बेस होगा। ठीक, 32 का आंसर कर दे। क्रोमेटिन निर्मित होता है। क्रोमेटिन क्या है? एक धागा है। क्या है? एक धागा है। ये जो है यही क्रोमेटिन है। क्या है? यही क्रोमेटिन है। अब आप इसका आंसर दे ले जाओगे। ये प्रोटीन प्रोटीन से बना है, वसा से बना है, ठीक है। किससे बना है? प्रोटीन से बना है, वसा से बना है, विटामिन से बना है, एंडोपर्युक्त किसी से भी नहीं। तो आप बहुत अच्छे से आंसर देख लिए, ठीक है। क्या देख लिए? कि मैम ये प्रोटीन से बना है। किससे बना है? प्रोटीन से बना है, ठीक है। आप बता दो। क्रोमेटिन यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए और बेसिक प्रोटीन का एक समूह है जो समसूत्री विभाजन, इस तरीके से मैंने बनाया ना, यही जो है यही क्या है? जो समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोसोम्स से बंधा होता है, ठीक है। इसका आंसर कर दो। एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई? एड्स का फुल फॉर्म आप लोग बता दो, और एड्स में कौन सा वो लगाते हैं आप लोग, वो भी बता दो। वैक्सीन वगैरह कुछ लगती है कि नहीं लगती है? आप आंसर कर रहे हो मैम। क्वेश्चन ऑप्शन ए 1988, 1975, 1969, 1981। तो इसमें तो कोई आंसर नहीं है कि दिख रहा आप लोगों को? इसमें कोई आंसर नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन देख लो। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या है? ये रोगों का समूह होता है, ठीक है। क्या होता है? रोगों का समूह होता है, कोई एक रोग नहीं होता है। एचआईवी वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग है। यह मानव शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र के नष्ट हो जाने के उदाहरण है। एड्स का पहला रिकॉर्डेड मामला कांगो में 1959 में आया, जबकि भारत में ऐसा पहला मामला 1986 ईस्वी में चेन्नई में डॉक्टर सुनीति सोलोमन द्वारा प्रकाश में लाया गया था। आप लोग देख लो कब आया पहला रिकॉर्डेड मामला। तो विश्व में कब आया बता रहा है। एड्स का पहला रिकॉर्डेड मामला कांगो में आया। कब आया? 1959 में। लेकिन अपने इंडिया का मामला है 1986 में। ये याद रखिएगा। इंसुलिन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन को शरीर में नियंत्रित करना, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण, ऑप्शन सी वसा का नियंत्रण, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी। हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। क्वेश्चन हम लोग को 60 करना है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? चलो फटाफट आप लोग आंसर करो। एक्सपेरिमेंट में ज्यादा समय लगा दे रहे हो। कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन अग्नाशय बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। या पेशियों एवं यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के परिवर्तित की दर को काफी बढ़ा देता है। इसके अल्पस्राव से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। केंद्रक नाम किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट हुक, हक्सले, रॉबर्ट ब्राउन एंड क्रेग। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि केंद्रक नाम रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसको याद करने का ट्रिक बताएं। केंद्रक, यहाँ देखो द में र दिया है और यहाँ ब में र दिया। इस तरीके का नाम मैच करा लेना और तुरंत आंसर सही कर देना। मैं ऐसे याद कर रही हूँ, ठीक है। आप कहोगे मैम यहाँ ग्रे में भी तो दिया है, तो ग्रे बकवास आंसर है, ठीक है। आप यहाँ देखना, ये जरूर रहेंगे। ये ग्रे तो नहीं रहेगा, लेकिन ये जरूर रहेंगे। तो ये वाला आप मिला लेना और ये मिला लेना, ये तुरंत सही हो जाएगा आपका। आज के बाद से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस ये आप आंख खोले रहिएगा। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था, जबकि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की एवं उसे केंद्रक नाम दिया। ज्ञात है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं श्वान ने 1838 से 39 में किया था। कितनी जानकारी यहाँ पे मिल गई, आप लोग सब नोट कर लेना। दहन प्रक्रिया तथा निश्वास द्वारा विसर्जित गैसें हैं। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। दहन प्रक्रिया और श्वास द्वारा, यानी कोई चीज जल रही है और हम लोग सांस बाहर छोड़ रहे हैं, इससे क्या निकलेगा? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो मैम। इससे CO2 निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन मैं कराऊंगी नहीं, ठीक। आगे निकल चल रहे हैं, चलो पढ़ाई देते हैं। किसी जलने वाले पदार्थ की वायु या ऑक्सीकरण द्वारा जल जाने की क्रिया दहन कहलाती है। श्वसन भी एक प्रकार की दहन प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है एवं इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथिल एल्कोहल के दो अणु बनते हैं। स्पष्टतः दहन प्रक्रिया एवं निश्वास प्रक्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से दहन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर निकलता है।
क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कर दे। रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होगा? एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, इनमें से कोई नहीं। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे। इसमें हो जाएगा मैम फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन के साथ क्रिया करके ब्लड को क्लॉट कर देता है। किसके साथ क्रिया करके? फाइब्रिन के साथ। ठीक है, यहाँ आ जाओ। फाइब्रिनोजन प्राणियों के रक्त में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है जो चोट लगने पर रक्त प्रवाह को रोकने के लिए थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है, साथ ही रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। 38 का आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? फेफड़ा, त्वचा, मस्तिष्क और मलाशय। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम जो ब्रेन हो जाएगा ये उत्सर्जन का कोई अंग नहीं है। फेफड़ा भी है, त्वचा भी है और मलाशय भी है। ठीक है, तो ऐसे अंग जो मानव शरीर से वर्ज्य पदार्थ यानी वेस्टेज पदार्थों को जो शरीर से हमारे बाहर निकाले, टॉक्सिक एजेंट को जो बाहर निकाले, वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। मानव शरीर में ब्रेक यानी किडनी हो गई, त्वचा यानी स्किन हो गया, फुफ्फुस यानी लंग्स हो गया, आंत यानी आंत आप लोग जानते हो इंटेस्टाइन हो गया, मलाशय हो गया, तथा यकृत भी उत्सर्जी अंग होते हैं। कोई कहे लीवर उत्सर्जी अंग है, तो जी हाँ, हमारा लीवर क्या है? उत्सर्जी अंग में आता है। जबकि मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का भाग होता है नाटोत्सर्जी तंत्र। ठीक है, 39 का आंसर कर दो। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है शुक्राशय से, वृषण से, अग्नाशय से, पुरुष ग्रंथि से। पहले तो आप लोग बता दो टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन है या फीमेल हार्मोन है? आप इसका आंसर कर दें तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो मैम। इसका आंसर हो जाएगा कि डी, यानी क्या होगा? पुरुष ग्रंथि। तो मैम हम जान रहे हैं ये क्या होगा? मेल हार्मोन होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक नरलिंगी हार्मोन है जिसका श्रावण तरुणावस्था में पुरुष ग्रंथियों यानी वृषण की अंतराली कोशिकाएं से प्रारंभ होता है। यह नर में गौण लैंगिक लक्षणों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 40 का आंसर कर दें। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन स्रावित किए जाते हैं। ऑप्शन ए थाइमस ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन सी थायराइड द्वारा, ऑप्शन डी अंडाशय द्वारा। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, यानी अंडाशय द्वारा। ये दोनों क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या है? ये दोनों महिला हार्मोन है यानी फीमेल हार्मोन है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही मादा हार्मोन है। इनका श्रावण क्रमशः अंडाशय के ग्राफियन पुटिका तथा कार्पस लुटियम द्वारा होता है। एस्ट्रोजन जहां मादा के जननांगों के विकास तथा मासिक धर्म के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, वहीं प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था के लिए आवश्यक हार्मोन होता है। 41 का आंसर कर दें। छोटी आंत की अंदर की सतह पर उपस्थित अंगुली नुमा जो संरचनाएं होती हैं क्या कहलाती हैं? गुहांकुर, रक्तवाहिकाएं, पियर्स ग्रंथि, स्वादांकुर। इस तरीके की ये होती है छोटी आंत। इसी छोटी आंत में ऐसे उंगली के जैसे ऐसे बिलाइयां होती हैं। इन्हीं में जब खाना आता है तो इन्हीं उंगलियों से सरक सरक कर क्या होता है? खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? गुहांकुर होगा। ठीक है, क्या होगा? गुहांकुर होगा। उन्हें बिलाई कहते हैं इंग्लिश में। छोटी आंत के अंदर की सतह पर उपस्थित उंगली नुमा संरचनाएं आंत्र रसांकुर तथा गुहांकुर कहलाती हैं। ये गुहांकुर आंत की दीवारों के अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं जिससे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। ठीक है, अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है उपकला ऊतकों द्वारा, पेशी ऊतकों द्वारा, संयोजी ऊतकों द्वारा और तंत्रिका ऊतकों द्वारा। आप आंसर करते 42 का, तो आप आंसर कर रहे हो मैम का संयोजी ऊतकों द्वारा। ये क्या होता है? अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अंगों को जोड़ने का कार्य संयोजी ऊतकों द्वारा किया जाता है। संयोजी ऊतक रेशेदार ऊतक होते हैं। ठीक, अगर प्रश्न बन जाए संयोजी ऊतक होते हैं तो कैसे होंगे? रेशेदार होंगे। ठीक है, इनका मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। ये ऊतक मानव के प्रत्येक अंग में पाए जाते हैं। 43 का आंसर कर दो। 43 क्या है? मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। रव मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सेतु और सुषुम्ना शीर्ष। तो सेतु तो कुछ होता नहीं है। फिलहाल आप आंसर करें। आप कह रहे हो मैम जो अनुमस्तिष्क होता है ये क्या होता है? व्यक्ति को संतुलन बना करके खड़े होने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, यही क्या है? अनुमस्तिष्क ही क्या है? सेरिबेलम। जब हम बेलन लेकर के खड़े होंगे तो अच्छे से अच्छे लोग खड़े हो जाएंगे। अनुमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखने तथा ऐच्छिक पेशियों की गतिविधि आदि का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क
पक्ष मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है जो कान के पास से संवेदनाएं ग्रहण करता है। ठीक है, 44 का आंसर कर दो। फटाफट मैं क्वेश्चन करा दूं अब। संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन, ग्लोब्यूलिन। क्या हो जाएगा 44 का आंसर? तो 44 का आप आंसर कर रहे हो मैम डी, यानी ग्लोब्यूलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लोब्यूलिन हो जाएगा। संक्रामक रोगों के रोग जीवाणुओं से लड़ने में ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन सहायता करती है। ग्लोब्यूलिन का निर्माण विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिनमें कुछ का निर्माण लीवर द्वारा तथा कुछ का निर्माण हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करते। शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, किससे होंगी? प्रमस्तिष्क द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा, सुषुम्ना शीर्ष द्वारा, तंत्रिका द्वारा। तो किससे होगा 45 का आंसर? आप कह रहे हो मैम प्रमस्तिष्क द्वारा। किसके द्वारा? प्रमस्तिष्क द्वारा। शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम द्वारा नियंत्रित होती है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पश्च भागों को ढके रहता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो लगभग मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। यह बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र है। सोचने समझने की शक्ति, प्रेरणा, भय, प्रेम, कष्ट, घृणा आदि का समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा ही होता है। इसका आंसर करते 46 का। ब्रूनर्स ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती है? आमाशय, अग्नाशय, यकृत और पक्वाशय। आप बता दो, इन सबका इंग्लिश में नाम सुन लो। आमाशय यानी स्टमक, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, यकृत यानी लीवर, पक्वाशय यानी आंत, छोटी आंत। ठीक है, उसमें ही है। आप आंसर कर दो। तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पा रहे हो कि मैं पक्वाशय ही होगा। क्या होगा? पक्वाशय ही होगा। ठीक है, ब्रूनर ग्रंथियां पाचन तंत्र के पक्वाशय यानी डेडूनम में होती है। ब्रोनर ग्रंथियां मानव में छोटी आंत में खुलती है। इन ग्रंथियों से म्यूसिन का बना क्षारी द्रव स्रावित होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करने के साथ साथ पक्वाशय उपकला के साथ अम्ल विरोधी क्रियाएं करके अम्लीय कायम में से सुरक्षा प्रदान करता है। कायम, काइल एंड बोलस के आप लोग आंसर चाहे तो कर सकते हैं। 47 का आंसर कर दे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसमें कोई आंसर नहीं है। ठीक है, कब किया गया आप लोग जानते हो? 86 में किया गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय क्या था? क्या था जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर उस समय क्या था? जम्मू कश्मीर में जहां भी कोई भी लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया। क्यों, कोई बताएगा? 48 का 9 करें। 48 का आंसर करें। लार में पाए जाने वाला प्रकीर्ण यानी एंजाइम होते हैं टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। आप बता देना ये चारों नाम दिया है, कहाँ कहाँ किस पे कौन वर्क करेगा। आप लोग फटाफट आंसर करें, हाथ चलाओ आप लोग। तो आप कह रहे हो मैम इसका हो जाएगा टाइलिन, रेनिन हो गया मिल्क पे, पेप्सिन हो गया प्रोटीन पे, लाइपेज हो गया फैट पे। ठीक है, अमाइलेज हो गया सीएचओ पे। ऐसे आपको रिवाइज करते चलना है। मेरे साथ आप पढ़ रहे हो। आप कहीं ये मत सोचना कि हम लोग बहुत कुछ ऐसा तो नहीं कि ऐसी जगह है जहां हमारा कुछ भला नहीं होगा, तो आप बिल्कुल भी मत ये सोचिएगा। ठीक है, आपका भला जरूर होगा। मैं हर चीजें रिवाइज करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि आप कोई भी चीजें मिस ना होने पाए, हर चीजें आपको रिवाइज होती चले। लार में पाया जाने वाला प्रकीर्ण टाइलिन है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां नलिकाओं द्वारा लार को मुख गुहा से स्रावित करती हैं। स्रावित लार में म्यूकस के अतिरिक्त टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायता है। लाइसोजाइम क्या करता है? हमारे खाने के द्वारा, मुख द्वारा, चाहे किसी के भी माध्यम से जो भी हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया प्रवेश कर लेते हैं, उनका भक्षण करता है, उनको मार देता है। कौन? ये लाइसोजाइम। और यही लाइसोजाइम एंजाइम हमारे आंसू में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। अब क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करते हैं। जल्दी जल्दी करो, हमें अपना टारगेट पूरा करना है। ठीक है, चलो छुप नहीं रहा। ठीक, किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्ति को खून दे सकता है? आप बहुत अच्छे से जानते हो। ऑप्शन ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो मैम, ओ ग्रुप हो गया। और ले कौन सकता है? तो ए भी ले सकता है। सॉरी सॉरी, ले सकता है, ले रहा ना, खून ले सकता है। ठीक, तो ए भी। ऐसे देखो कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन गलत होते, बहुत इजी था ना, लेकिन मुझसे गलत हो गया। ऐसे ही आप देखिएगा, सॉरी कह के कुछ वापस नहीं होगा। कहते हैं ना, जो कहो कि सॉरी, सब कहते हैं मार दो, सॉरी बोल दो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई, हमें ध्यान रहे कि किसी को मारना नहीं है। आंसर सही करके तब जाना। सॉरी मेरा एक नंबर नहीं लौटाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी ही रह जाएगा। ए बी वर्ग के व्यक्ति के रुधिर में
दोनों एंटीजन की उपस्थिति के कारण इसमें क्या होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है, के कारण ये सभी व्यक्तियों के रक्त से रक्त ले सकता है, अर्थात सर्वग्राही है। जबकि दोनों एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही अन्य व्यक्तियों के लिए इनका रुधिर निरर्थक होगा। ज्ञात है कि ओ वर्ग के सर्वदाता समूह वाले कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कर दे, 50 का। हम लोग बहुत जल्दी अपने लक्ष्य के करीब हैं। मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो आप कहोगे मैम हम लोग रोज पढ़ते हैं 3 जोड़ी है। कितनी है? 3 जोड़ी है। कौन कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे क्या? चलो मैं ही बता देती हूँ, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। मानव मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां नलिकाओं द्वारा लार को मुख गुहा से स्रावित करती हैं। पहली जोड़ी लार ग्रंथियां सबलिंगुअल है, दूसरी जोड़ी सब मैंडिबुलर है और तीसरी जोड़ी क्या होती? पैरोटिड होती है। ये पैरोटिड सबसे बड़ी होती है, इसी में स्वेलिंग होती है तो हमें गल्स हुआ यानी मॉप्स नामक रोग हो जाता है। 51 का आंसर करो। किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक रोग होता है? 3D और 4D ये क्या होते हैं? आप लोग हमें जरा सा बता दो तो, ये 4D और 3D होते क्या हैं, इनका कौन कौन से रोग होता है? तो आप इसमें पहले आंसर दे दो। ऑप्शन है थायमिन, राइबोफ्लेविन, लौह लवण और लौह तत्व और नियासिन। तो आप कह रहे हो मैम नियासिन ही होगा, तो बिल्कुल सही, आप नियासिन सही आंसर जान रहे हैं। आप हैं तो बहुत तेज, ठीक है, इसमें नो डाउट कि आप लोग बहुत तेज हो, ठीक है। लेकिन आप इसका आंसर कर दो कि मैम ये जो हो जाएगा, क्या आप आंसर कर दिए ना? हाँ नियासिन। तो 3D का आप लोग बता दो क्या हो गया। 3D जो है क्या होगा? डर्मेटाइटिस, ठीक, डिमेंशिया और क्या होगा? डायरिया। क्या होगा? डायरिया। और एक डी जुड़ जाता है तो उसे 4D कह देते हैं, जो लास्ट में हो जाता है डेथ। डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया एंड डेथ, ये क्या होता है? 4D एंड 3D होता है, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम बता दो। नियासिन, चलो यहाँ पे है ही नियासिन या निकोटिनामाइड या विटामिन PP। देखो विटामिन B3 को क्या कहते हैं? विटामिन PP कहते हैं, ठीक है। विटामिन B7 को क्या कहते हैं? विटामिन H कहते हैं। तो ये चीज में आप याद करते चलिएगा, ठीक है। इन सबसे भी क्वेश्चन बन जाए। अभी पूछते विटामिन BH कौन है, तो आप उल्ल हो जाओगे। तो क्या होगा? विटामिन B7 क्या है? BH है। और विटामिन PP कह दे तो क्या है? तो आप कहोगे मैम विटामिन PP कह दे तो हम B3 लगा देंगे। बिल्कुल भूलोगे तो नहीं ना। यह ताजा मांस, जिगर, मछली, अंडा, दूध, मटर आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से 3D नामक बीमारी, अतिसार यानी डायरिया, डिमेंशिया और जीभ परताने आदि हो जाते हैं, ठीक है। इधर आंसर कर दो 52 का। जठर रस में उपस्थित पाचक रस होते हैं रेनिन तथा पेप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज, टाइलिन तथा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। अब बता दो क्या होगा? जठर रस में उपस्थित पाचक रस होते हैं तो रेनिन तथा पेप्सिन। रेनिन किस पे वर्क करेगा? मिल्क पे। प्रोटीन पे क्या करेगा? पेप्सिन। एमाइलेज लाइपेज किस पे करेंगे? तो एमाइलेज CHO पे, लाइपेज किस पे? फैट पे। टाइलिन CHO पे, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ते चलना है। जठर रस आमाशय की दीवार पर स्थित जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। जठर रस की प्रकृति अम्लीय होती है। भैया सुन लो कैसी होगी? अम्लीय होगी, नेचर एसिडिक होगा, जिसका पीएच मान 0.9 से 2.5। अब सोचो 0.9 जो होगा वो तरीके एकदम गिरा दो तो जला देगा, ठीक है। 2.5 तक होता है। जठर रस में 97 से 98% जल, श्लेष्म तथा लवण होते हैं। इसके अलावा इसमें पेप्सिन, रेनिन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज आदि प्रमुख पाचक रस उपस्थित होते हैं, ठीक। 1 सेकंड का आप लोग टाइम दोगे क्या? देखिए मेरा एक फोन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि पूछ रहा है। खाद बनाना, गड्ढा भरना, जलाना, जल में प्रवाहित कर देना। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हम उसे कंपोस्टिंग कर देंगे यानी खाद बना देंगे। खाद कैसे बनाते हैं? गड्ढा खोद करके उसमें सब्जी के छिलके जो भी कूड़ा हो डालते जाओ, फिर उसे ढक दो। फिर क्या होता है? कुछ समय में, महीने, 1 महीने में, 15 दिन में खाद बन जाता है। जैसा एक संक्रामक रोग है, हैजा एक संक्रामक रोग है। जल द्वारा होगा, मिट्टी द्वारा होगा, भोजन द्वारा होगा, मल द्वारा होगा। तो आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा दूषित जल द्वारा होने वाला रोग है कॉलरा। कॉलरा का बैक्टीरिया है, क्या होगा? आप लोग बता दो। माइकोबैक्टीरियम नहीं, आप लोग बताओ क्या होगा? हैजा एक संक्रामक रोग है जो दूषित जल में उपस्थित विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, जो कि जल, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। उल्टी और दस्त इस बीमारी के प्रमुख लक्षण है। 55 का आंसर कर दो। अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किसने कहा? थॉमस वुड ने, क्रो एंड क्रो ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने। आप आंसर कर दो फटाफट फटाफट आंसर कर दे, हम लोग को जल्दी करना है, नहीं तो क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगी। अब मैं ये चाहूंगी नहीं कि आपका क्वेश्चन छूटे, तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है।
इसका आंसर कर दो 56। कौन सा एड्स रोग का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संबंध, हाथ मिलाना, माता पिता का एचआईवी धनात्मक होना, एचआईवी ऋणात्मक रक्ताधान। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि हाथ मिलाने से एचआईवी नहीं होता है। ठीक है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक यौन संचारित रोग है जो कि असुरक्षित यौन संबंध माता पिता का एचआईवी से पीड़ित होना या एचआईवी युक्त रक्त आधान से फैलता है। इसका वाहक एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। ज्ञात है कि हाथ मिलाने से या गले लगने से क्या होता है? एड्स नहीं होता है। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है पेचिस, मलेरिया, खसरा एंड सिफिलिस। तो क्या होगा? आप कह रहे हो मैम खसरा होगा। तो किस में होता है? तो मैम बच्चों में होता है। खसरा वायु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। यह पैलिनोमा मार्विलोरम नामक जीवाणु विषाणु से होता है, यानी वायरस जनित रोग है के कारण फैलता है। यह सामान्यतः बच्चों में फैलने वाला रोग है। इस रोग से बचाव के लिए खसरे का टीका लगाते हैं। कौन सा टीका लगाते हैं? एमएमआर का लगाते हैं। कब लगाते हैं? तो 9 माह की आयु में लगाते हैं। ठीक। इसका आंसर कर दो 58 का। काली खांसी का संप्राप्ति काल है। ऑप्शन ए 1 से 2 दिन, 2 से 5 दिन, 6 से 18 दिन, 20 से 25 दिन। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि 6 से 18 दिन होगा। संप्राप्ति काल मतलब जब से लक्षण दिखे और जब तक प्रकट ना हो जाए। ठीक है, उसे एक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। काली खांसी यानी व्हूपिंग कफ प्राय छोटे बच्चों बॉडीटेला पार्टुटिस नामक जीवाणु से होने वाला एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, काली खांसी क्या है? जीवाणु जनित रोग है। खसरा क्या था? वायरस जनित रोग है जिसमें बच्चों को बहुत देर तक कष्टदायक खांसी आती। ये भी बच्चों में हो रहा था, वो भी बच्चों में हो रहा था। इसमें कौन सा टीका लगता है? तो डीपीटी का टीका लगता है। ठीक है। संप्राप्ति काल 6 से 18 दिन का होता है, लगभग 6 सप्ताह तक रहता है। बीसीजी का टीका दिया जाता है, बता दो यहाँ पे। बीसीजी का टीका कब देंगे? जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 2 महीने बाद, जन्म के 3 महीने बाद, जन्म के 6 महीने बाद। आप लोग बीसीजी का फुल फॉर्म भी बता दो और किस रोग में लगाते हैं ये भी बता दो। किस रोग से बचाव के लिए? तो आप कहोगे मैम जन्म के तुरंत बाद लगाते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर कर दो यहाँ पे। इसका डिस्क्राइब आप लोग पढ़ लो। बीसीजी बैसिलस कैलमेटी यूरेन एक टीका है जिसे मुख्यतः तपेदिक से बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाने की सलाह दी जाती है। ऑस्टियोमलेशिया किसके कमी से होगा? प्रोटीन की, लौह तत्व की, कैल्शियम की, विटामिन ए की। अगर यहाँ कैल्शियम ना होता, विटामिन डी दिया होता तो भी आंसर सही हो जाता। आप बहुत अच्छे से जानते हो ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, रिकेटरी रोजरी ये सब किसकी कमी से होते हैं? ऑस्टियोमलेशिया एक अस्थि विकार है जो वयस्कों विशेषकर स्त्रियों में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से हो जाता है, जबकि बच्चों में इसके अभाव के कारण सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है। इसमें हड्डियां अत्यधिक मुलायम हो जाती हैं जिससे इनके सामर्थ्य में कमी आ जाती है। अब हम लोग बहुत जल्दी अपने लक्ष्य के करीब हैं। 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक प्रयोग कर पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। किससे हम लोग डाल करके जल को शुद्ध करेंगे? आप आंसर बता दें। आप बता रहे हो मैम हम पोटेशियम परमैंगनेट यानी इसे हम लाल दवा कहते हैं, इसे डाल करके जल को शुद्ध कर लेंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं विस्तार नहीं पढ़ूंगी। 62 का आंसर कर दो। शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा में होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोकार्बन मोनोऑक्साइड। तो शुद्ध हवा पूछ रहा है, तो शुद्ध हवा में क्या होगा? जब नाइट्रोजन होगा क्या होगा? सर्वाधिक मात्रा में। शुद्ध हवा में क्या होता है? 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो शुद्ध है ना, तो क्या होगा? सबसे सर्वाधिक मात्रा पूछ रहा है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? नाइट्रोजन। कोई ऑक्सीजन मत लगा देना। ठीक। फ्राइनोडर्मा बीमारी किसकी कमी से होता है? फ्राइनोडर्मा क्या है? स्किन प्रॉब्लम है। विटामिन डी, विटामिन की, प्रोटीन, विटामिन ए और वशी अम्ल। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम फ्राइनोडर्मा यानी टोड स्किन होता है। टोड स्किन होगा, उससे क्या होगा? विटामिन ए तथा आवश्यक वशी अम्लों की कमी से होने वाला रोग है। क्या? प्राइनोडर्मा। टोन्ड स्किन हो जाते हैं, कछुए के जैसा स्किन हो जाता है। ठीक है। चर्म रोग है जिससे त्वचा की ऊपरी परत केराटिन के जमा होने से मोटी हो जाती है तथा रैशेस पड़ जाते हैं, त्वचा के छिल जाने जैसी अनुभूति होती है। पायरिया रोग में क्या होगा? यही पेज में जितना है करा के मैं खत्म कर दूंगी। पायरिया रोग में पेट खराब होगा, मसूड़े से खून आएगा, बुखार होगा और पैरों में दर्द होगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो मसूड़ों से खून आएगा। किसकी कमी से होगा? पायरिया एंटमीबा जिंजीबेलिस नामक प्रोटोजुआ से उत्पन्न होने वाले मसूड़े का एक रोग है जिसमें मसूड़े की से पस निकलता है तथा दांतों में घाव हो जाता है। इसके कारण मुख से दुर्गंध आती। फिलहाल यही क्वेश्चन को मैं क्या करूंगी? ब्रेक करूंगी आपके वीडियो को।
आप लोग ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दे। आप लोग मेरे मेहनत को देखो। मैं स्कूल से आकर के 1 घंटा 14-14 मिनट 15-15 मिनट का आपका वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को समझ नहीं आता है। चलो ठीक है, एक लाइक एक सब्सक्राइब ही तो करना है, एक कमेंट ही तो करना है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलो